आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का बुक का पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका नाम दिया गया है ईंट मनके एवं अस्थियां। इस चैप्टर में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यह अति प्राचीन सभ्यता है। यह जो है 2600 ईस्वी पूर्व में इस सभ्यता की शुरुआत हुई थी और 1900 ईस्वी पूर्व तक इस सभ्यता का काल कहा जाता है। सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई से इस सभ्यता के विषय में जानकारी मिली थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। बाद के दिनों में अनेक जगहों पर खुदाई हुई और अनेक स्थानों पर इस सभ्यता के विस्तार को पाया गया। ये सभी क्षेत्र सिंधु नदी या फिर सिंधु नदी के सहायक नदियों के घाटियों में स्थित थे, इसलिए इस पूरे सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। अर्थात हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों एक ही है। एक ही सभ्यता के दो नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम इसलिए जानते हैं क्योंकि पहली बार खुदाई हड़प्पा में हुई थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस सभ्यता का विस्तार बहुत अधिक था और जो भी स्थल इस सभ्यता से संबंधित थे सभी सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में हैं, इसलिए इसको विस्तृत नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। तो आप पहले क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। ये अति प्राचीन सभ्यता है और इसका काल निर्धारण किया गया है 2600 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व से इसका 1900 ईस्वी पूर्व तक का काल है। 1900 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब आप लोग समझते होंगे, सन ईस्वी की शुरुआत से पहले, अर्थात सन ईस्वी की शुरुआत से 2600 वर्ष पहले इस सभ्यता की शुरुआत हुई थी और 1900 ईस्वी पूर्व तक आते आते ये सभ्यता समाप्त हो गई थी। अब पहले आप सभ्यता का मतलब समझिए। आपको पता है कि मानव जो है पहले जंगलों में रहा करता था। जब मानव ने कृषि करना सीखा और बस्तियां बनाना शुरू किया, गांव बने, नगर बने, राज्य बने, साम्राज्य बने, इस तरह से मानव विकास करता गया और इसी विकास को सभ्यता कहते हैं। मानव का विकास अनेक स्थानों पर संसार में अनेक अलग अलग समयों में हुए हैं और उस सभी को सभ्यता के नाम से जानते हैं। जैसे सिंधु घाटी में मानव का विकास होना शुरू हुआ था तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं उसे। मेसोपोटामिया में सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस तरह से जहाँ कहीं भी मानव जंगल से निकलकर अस्थायी जीवन जीने लगे, गांव, नगर, राज्य, साम्राज्य का निर्माण करने लगे, यहीं से सभ्यता की शुरुआत होती है। तो हमारे देश की सभ्यता के विषय में पूर्व से 1921 से पहले तक ऐसा माना जाता था कि भारत में सभ्यता की शुरुआत 600 ईस्वी पूर्व से हुई है। 600 ईस्वी पूर्व से पहले के इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मान लिया गया था कि भारत में सभ्यता की शुरुआत 600 ईस्वी पूर्व से ही हुई है। लेकिन जब 1921 में अचानक हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुई तो वहाँ बहुत प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिले और उसे ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक के बीच का रहा है। अब हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है बहुत प्राचीन सभ्यता था
और इसकी शुरुआत 2600 ईस्वी पूर्व में हुई, लेकिन 1900 ईस्वी पूर्व तक आते आते ये सभ्यता समाप्त हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर कोई सभ्यता नहीं थी, अर्थात उसके बाद का जीवन लोगों का जंगली जीवन था। अब ये हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हो गई, इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, कैसे था, लोग किस प्रकार के थे, कौन से आर्थिक कार्य करते थे, लोगों के पास कितनी जानकारियाँ थी, कौन कौन से व्यवसाय करते थे। इस सभी कार्यों को हम लोग देखेंगे और यह भी देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हम अभी इसकी शुरुआत जो है करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लिए हड़प्पा संस्कृति शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप संस्कृति शब्द को भी समझ लीजिए पहले कि संस्कृति क्या है या संस्कृति किसे कहते हैं। तो पुरातत्वविद जिन चीज़ों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं वह जो है वैसे पुरावस्तुओं को कहा जाता है जो एक विशेष क्षेत्र में मिलते हैं, एक विशेष शैली के बने हुए होते हैं और एक विशेष समय से संबंधित होते हैं। संस्कृति से तात्पर्य वैसी चीज़ों से है जो किसी विशेष शैली से बने हुए होते हैं, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मिलते हैं और एक विशेष काल से संबंधित होते हैं। तीन चीज़ इस पर ध्यान देना है कि इनका शैली विशिष्ट होता है और विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मिलते हैं और विशेष काल से संबंधित होते हैं। वैसी चीज़ों के लिए पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में जो भी वस्तुएं मिली है, बहुत तरह की वस्तुएं खुदाई से प्राप्त हुए हैं, जो भी वस्तुएं मिली है उसका विस्तार जो है बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में है। अफगानिस्तान तक, उत्तर में अफगानिस्तान तक जो है, इधर गुजरात, इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, बलूचिस्तान, जम्मू, यानी काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्रों में हड़प्पा से संबंधित जो वस्तुएं हैं अर्थात हड़प्पा संस्कृति की वस्तुएं इतने दूर तक के क्षेत्रों में मिलते हैं। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्रों में थे। इन वस्तुओं से पहचाना गया है क्योंकि वस्तुएं जो एक तरह की मिलती है, जैसे बताया गया आपको कि विशेष शैली की वस्तुएं विशेष भौगोलिक क्षेत्र में और विशेष काल से संबंधित चीज़ें जो है एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो इस संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार जो है बहुत अधिक था और इसका पहचान किन चीज़ों से हुआ, तो उन वस्तुओं से हुआ जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं बहुत बड़े क्षेत्र में। अब हम आगे जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से भोजन करते थे, यानी भोजन में क्या प्राप्त करते थे, फिर कृषि किस प्रकार करते थे, घर किस प्रकार का बनाते थे, वह उनका सामाजिक जीवन कैसा था, वह जो है कब्र किस प्रकार का बनाते थे, शहर उनका कैसा था, जल निकास प्रणाली कैसा था। इस तरह से एक एक पॉइंट को हम लोग क्रमशः देखेंगे। सबसे पहले हम अब शुरुआत करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का भोजन क्या था। भोजन में वो कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण करते थे। जैसा कि आपके बुक में स्टार्टिंग किया गया है, हम वहाँ से चलते हैं। सबसे पहला इसमें आपके बुक में जो दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आजीविका क्या था, यानी किस तरह से वह जीवन चलाते थे, यानी जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे। तो इसमें बताया गया है आपको कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण करते थे। तो वो लोग अपने जीवन यापन के लिए जो भोजन ग्रहण करते थे, उन भोजन में गेहूँ, चना, सफ़ेद चना मिला है, सफ़ेद चना, गेहूँ, सफ़ेद चना,
जौ, तिल, चावल, बाजरा, ये अन्न है जो वहाँ पर खुदाई से प्राप्त हुए हैं, इनके अवशेष। तो गेहूँ, सफ़ेद चना, जौ, तिल, चावल, बाजरा आदि का प्रयोग वह अपने भोजन के लिए करते थे। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं मांस भी खाते थे, वो मांसाहारी थे। मांस किस चीज़ का खाते थे? तो कुछ पालतू पशु जैसे कि बैल, गाय, भेड़, बकरी, ये सब के मांस खाते थे। ये सभी पशु वो पालते थे। इसके प्रमाण मिले हैं, कई स्थानों पर ऐसे प्रमाण मिले हैं। उनके जो सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों पर भी इन सभी पशुओं के चित्र हैं, जिससे पता चलता है कि पशुओं को पालते थे। और इसका गाय का दूध, भेड़, बकरी, गाय, ये सब का संभवतः वह दूध भी खाते थे और इसके मांस का भी प्रयोग वह भोजन में करते थे। उनके घरों के आसपास कुछ जंगली जीवों के हड्डियां मिले हैं। मानव की बस्ती में जंगली जीवों की हड्डियां नहीं मिलते हैं, और इनके बस्तियों में जंगली जीव की हड्डियां मिले हैं। इनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भोजन में जंगली जीवों के मांस का भी प्रयोग करते थे। कौन कौन से जंगली जीवों की हड्डियां मिले हैं? तो जंगली जीव हिरण, इसके बाद जंगली सुअर, इन दोनों की हड्डियां अधिक मात्रा में इनके घरों के आसपास मिले हैं। ऐसे एक सुअर, इनका पालतू सुअर भी था। पालतू सुअर को ये पालते भी थे। और एक जंगली सुअर अलग होता है, तो जंगली सुअर का भी हड्डी इनके घर के आसपास मिल रहे हैं। हिरण के भी हड्डी मिल रहे हैं। इसके अलावा मछली के भी हड्डी इनके घर के आसपास मिले हैं। साथ ही मछली पकड़ने वाला एक तरह का औजार होता है, कांटा, वह भी हड़प्पा सभ्यता से पाया गया है। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि वो लोग मछलियों का शिकार करते थे। उनके घरों के आसपास मछलियों के हड्डी भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त पक्षियों के हड्डी भी इनके घरों के आसपास से मिले हैं। एक चित्र ऐसा भी मिला है जिसमें कि पक्षियों को लड़ाने का सीन है। तो संभवतः ये पक्षियों को पकड़ते थे, पालते भी थे और उन पक्षियों का मांस भी भोजन में प्रयोग करते रहे होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भोजन क्या क्या था। गेहूँ, सफ़ेद चना, जौ, तिल, चावल, बाजरा। इसके बाद मांस में बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर आदि के मांस खाते थे। हिरण, जंगली सुअर आदि की हड्डियाँ इनके घरों के आसपास मिलते हैं, अर्थात इसको भी भोजन में उपयोग में लाते थे। मछलियों के हड्डियों के अवशेष मिले हैं, प्लस मछली पकड़ने वाले कांटे मिले हैं। इनसे पता चलता है कि लोग मछलियाँ भी पकड़ते थे और इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। पक्षियों के भी चित्र कई स्थानों पर मिले हैं और पक्षियों के हड्डियाँ भी इनके घरों के आसपास मिले हैं। इससे पता चलता है कि भोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन पक्षियों का भी प्रयोग करते थे। तो आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस किस चीज़ से अपना भोजन प्राप्त करते थे। अब हम आगे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है कृषि प्रौद्योगिकी किस तरह का था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कृषि प्रौद्योगिकी अर्थात वह कृषि किस तरह से करते थे, खेती के कृषि प्रौद्योगिकी अर्थात
कृषि का उनका टेक्नोलॉजी क्या था, वह किस प्रकार से खेती किया करते थे, वह हमें देखना है। नंबर 2 में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब होता है उस तरीके से जिसका प्रयोग करके हम किसी कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे कोई किसान यदि हल बैल से खेत को जोतता है तो वह भी एक प्रौद्योगिकी है। कोई कुदाल से खोदता है तो वह भी प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, वह ओल्ड प्रौद्योगिकी है, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ट्रैक्टर से जोतता है तो यह जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया, लेकिन दोनों ही टेक्नोलॉजी है। तो उस समय के लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी था, अर्थात जिस प्रौद्योगिकी का वो इस्तेमाल करते थे, उसमें हल बैल का प्रयोग है। वह खेतों की जुताई के लिए हल बैल का प्रयोग करते थे। खेतों की जुताई के लिए क्या करते थे, हल बैल से खेतों की जुताई करते थे। हल और बैल से खेतों की जुताई करते थे, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो वहाँ पर जो है बनावली नामक एक स्थान है जहाँ पर बैल, हल और बैल का प्रतिरूप मिला है, अर्थात खिलौना जो होता है बच्चे को खेलने वाला, वह जो है वह हल बैल वाला खिलौना मिला है। अब उस खिलौने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उस समय हल बैल निश्चित रूप से रहे होंगे, तभी खिलौना उसका बनाया गया था। क्योंकि आमतौर पर खिलौने वही बनते हैं जो हमारे आसपास जो चीज़ें होती है। जैसे कि अभी आप खिलौने के बाज़ार में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, जेसीबी, एरोप्लेन, ट्रक, बस, इस तरह से जो भी चीज़ें हम प्रयोग में लाते हैं और उपस्थित है हमारे समक्ष, उन्हीं चीज़ों के खिलौने बनते हैं। तो हल का खिलौना मिलना, बैल का खिलौना मिलना, यह बताता है कि उस समय हल और बैल था, और यदि हल और बैल था तो निश्चित रूप से इसका प्रयोग खेतों की जुताई के लिए किए जाते थे। अब इसके अतिरिक्त जो है वहाँ से मिला है नहर का अवशेष मिला है। नहर का अवशेष मिला है अफगानिस्तान में सोर्तुघई के नज़दीक से। मैं इसका भी नाम लिख देता हूँ। हल बैल का इसका अवशेष कहाँ से मिला है? ये हल बैल का अवशेष अभी मैं आपको बताया हूँ बनावली से मिला है। बनावली नामक एक जगह है जहाँ से हल बैल का प्रतिरूप मिला है। और नहर का अवशेष मिला है सोर्तुघई से। सोर्तुघई जो है यह वर्तमान समय में अफगानिस्तान में पड़ता है। सोर्तुघई अफगानिस्तान में पड़ता है, जहाँ से नहर के अवशेष मिले हैं। इसके बाद तालाब के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर तालाब के अवशेष मिले हैं। यह जो है धौलावीरा से, धौलावीरा से तालाब के अवशेष मिले हैं। जोते हुए खेत का अवशेष भी मिला है। जोते हुए खेत, इसका अवशेष मिला है कालीबंगन से। अर्थात वो लोग हल बैल से खेत जोतते थे, नहर से खेतों की सिंचाई करते थे, तालाब से भी खेतों की सिंचाई करते थे और खेतों को जोता जाता था। एक हंसुआ जैसा भी औजार मिला है। हंसुआ जो अभी होता है, हंसुआ जैसा जो है पत्थर के औजार मिले हैं। पत्थर के औजार मिले हैं। तो हंसुआ जैसा पत्थर के औजार मिले हैं जो यह बताते हैं कि फसल को काटने के लिए लोग हंसुआ का प्रयोग करते थे।
जोतने के लिए हल बैल का प्रयोग करते थे, सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग करते थे, तालाब का प्रयोग करते थे और बहुत सारे स्थानों पर कुआं मिले हैं। तो संभवतः खेतों को जोतने के लिए वह कुआं का भी प्रयोग करते थे। कुआं का प्रयोग भी खेतों को सिंचाई के लिए करते रहे होंगे। तालाब से भी सिंचाई करते थे, नहर से भी करते थे और खेतों की सिंचाई के लिए कुआं का भी प्रयोग वो लोग करते रहे होंगे। तो इस तरह से आपको जितना पढ़ना है क्लास 12th में वह काफ़ी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कृषि प्रौद्योगिकी क्या था, यह जो है आपको बता दिया गया। अब इसको बहुत विस्तार से भी बताया जा सकता है, लेकिन इंटर में जितना ज़रूरत है आपको मैं उतना ही बता रहा हूँ। जो आपका चैप्टर, आपका सिलेबस जहाँ तक हमें बढ़ने की इजाज़त दे रहा है मैं उतना ही बढ़ रहा हूँ, नहीं तो इस पर तो 1-1 घंटे का क्लास लिया जा सकता है। ठीक है, तो कृषि प्रौद्योगिकी हम लोगों ने देखा किस प्रकार का था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अब हम देखेंगे इसके आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के नगर के विषय में हमें जानना है। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक नगर मिले हैं। नगर यानी कि शहर, अनेक शहर का अवशेष मिला है। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुए थे और हड़प्पा शहर का अवशेष मिला था, जिससे पता चला था कि वहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता है। फिर बाद में उसका जांच पड़ताल हुआ, उसके उम्र का काल का निर्धारण किया गया, तब पता चला कि 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक कोई प्राचीन सभ्यता यहाँ पर था और बहुत बड़े क्षेत्र में बाद में अनेक स्थानों पर खुदाई हुए और पूरे क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार था। तो इस सभ्यता में बहुत सारे जगहों पर खुदाई हुए और सब जगह से जो अवशेष मिलते हैं उससे पता चलता है कि यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी। और यहाँ पर जो भी शहर थे उन सभी शहरों को काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे, यानी कि प्लान्ड सिटी यहाँ पर बने हुए थे। तो वहाँ का सबसे बड़ा नगर एक मिला है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक प्लान्ड सिटी था और हम कैसे कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो एक प्लान्ड सिटी था, अर्थात नियोजित शहरी केंद्र था, हम उस पर अभी विचार करेंगे। तो मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। मोहनजोदड़ो क्या था? एक नियोजित शहरी केंद्र था, अर्थात वैसा शहर था जिसकी योजना पहले बनाई गई थी और शहर को बाद में बसाया गया था। इसको इंग्लिश में हम प्लान्ड सिटी बोलते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वह एक प्लान्ड सिटी था, हम इस पर आते हैं। जितनी भी सड़कें मोहनजोदड़ो में मिली है सभी सड़कें बिल्कुल सीधी हैं। जितनी भी सड़कें वहाँ पर बनी हुई हैं सड़कें बिल्कुल सीधी सीधी हैं, बिल्कुल सीधी है। उनके मुख्य सड़क जो है वह बिल्कुल सीधे सीधे उत्तर दक्षिण में बने हुए हैं या पूर्व पश्चिम में बने हुए हैं। फिर मुख्य सड़क से जो गली के सड़क निकाले गए हैं वह भी बिल्कुल सीधे सीधे हैं, जो मुख्य सड़क को समकोण पर काटते हैं। जैसे कि मुख्य सड़क यदि ऐसे ऐसे बना हुआ है, एक सड़क ये है, एक सड़क ये है, एक सड़क ये है, तो गली की सड़कें जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, बल्कि गली की सड़कें जो बनी हैं बिल्कुल गली की सड़कें एकदम इससे निकल के सीधा 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 है। गली की सड़कें भी बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे बनी हुई है। तो मुख्य सड़क को एकदम समकोण पर काटते हुए गली की सड़कें हैं। ये मान लीजिए कि आपका मुख्य सड़क है और एक गली की सड़कें जो निकाली गई है
ये गली की सड़कें अपेक्षाकृत पतली होती थी। गली की सड़कें जो निकाली गई है ये भी एकदम सीधी सीधी और 90 डिग्री के कोण पर मुख्य सड़कों को काटती है। इस तरह से मुख्य सड़क और गली की सड़कें बिल्कुल सीधी सीधी है। अभी वर्तमान समय में भी जब आप किसी शहर में जाएंगे जहाँ पर योजना नहीं बनाई गई है और जैसे तैसे लोग घर बना रहे हैं, वहाँ सड़कें काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। कहीं पर सड़कों की चौड़ाई कहीं कहीं पर बहुत कम हो गई है, काफ़ी टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ भी खुदाई किया गया सब जगह एकदम सीधी सीधी सड़कें मिल रही है पूरे शहर में। इसका क्या मतलब होता है कि सड़कों का प्लान पहले कर लिया गया था कि कहाँ कहाँ पर सड़कें होंगी और कहाँ कहाँ पर घर बनेंगे, तभी इस तरह से सीधी सीधी सड़कों का निर्माण हुआ होगा। तो सिर्फ इन सड़कों को देखकर भी यह सिद्ध हो जाता है कि हड़प्पा शहर जो है वह नियोजित शहरी केंद्र था, क्योंकि वहाँ जो भी सड़कें बनी है सभी बिल्कुल सीधी सीधी है और गली की सड़कें एकदम समकोण पर उसे काटती है। हड़प्पा सभ्यता में जो भी शहर मिले हैं, यह मोहनजोदड़ो को हम देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त भी जो भी शहर मिले हैं लगभग सभी नगरों में सभी सड़कें बिल्कुल सीधी सीधी बनाई गई हैं। गली की सड़कें भी बिल्कुल सीधी सीधी बने हुए हैं। इसका मतलब है कि उस नगर का प्लानिंग पहले कर लिया गया था कि हमें नगर बनाना है और नगर को बाद में बनाया गया था। इस तरह से केवल सड़कों के अध्ययन से ही यह सिद्ध हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क बनाए गए थे शहर में वह बिल्कुल सीधे सीधे थे, अर्थात उसका प्लान पहले कर लिया गया था कि हमें किस प्रकार सड़कें बनाना है और किस प्रकार जो है कहाँ पर घर बनाना है। मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा शहर है और यह मोहनजोदड़ो जो है यह 2 भागों में बटा हुआ है। तो इसके पहले सड़कों के विषय में मैंने बताया बिल्कुल सीधी सीधी है और एक दूसरे को समकोण पर काटती है। दूसरी विशेषता क्या है कि शहर 2 भागों में बटा है। शहर 2 भागों में बटा है। शहर 2 भागों में बटा है। पहला भाग है दुर्ग, जो काफी ऊंचाई पर बनाया गया है। दुर्ग जो है लगभग 50 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, यानी काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है। इसके दुर्ग को बनाने में जो है लगभग 40 लाख श्रमिक लगे होंगे सिर्फ मिट्टी भरने में। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ऊंचाई पर बनाया गया है। और इस दुर्ग को 4 दीवारी से घेरा गया है। शहर के 2 भाग हमने बताया, तो पहला भाग हमने बताया है दुर्ग और दूसरा भाग भी जान लीजिए। दूसरा भाग जो है जिसको मुख्य नगर कहा जाता है, मुख्य नगर। तो मुख्य नगर और दुर्ग 2 भागों में जो है मोहनजोदड़ो बटे हुए हैं। दुर्ग जो है काफ़ी ऊंचे टीले पर बनाए गए हैं, काफ़ी ऊंचे टीले पर बनाए गए हैं। दुर्ग काफी ऊंचे टीले पर बनाए गए हैं, लगभग 50 फीट ऊंचा टीला है और उनको बाउंड्री वॉल किया गया है। पक्की ईंटों से जो है उन्हें घेरा गया था और घेरते समय जो है संभवतः सुरक्षा का ख्याल करते हुए घेरा गया था और साथ में उनको सुंदर बनाने के लिए भी जो है प्रयास किया गया था, क्योंकि घेरा जो है पक्की ईंटों का बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। तो दुर्ग जो बने हुए हैं, ये शहर हड़प्पा मोहनजोदड़ो शहर 2 भागों में बटे हुए हैं, एक दुर्ग और एक मुख्य नगर। दुर्ग जो है वह ऊंचाई पर बनाया गया था और मुख्य नगर जो है जिसमें सामान्य जनता रहते थे, यह नीचे बने हुए हैं। यह कहाँ बने हुए हैं? नीचे बने हुए हैं। आकार में यह बड़े हैं।
और इनको भी चारदीवारी से घेरा गया था, यानी कि चारदीवारी से इन्हें भी घेरा गया था। इसमें जो है आम जनता जो है रहा करते थे। इन्हें चारदीवारी से घेरा गया था। दुर्ग पर जो है इस पर सैनिक रहते थे जो सुरक्षा का काम करते थे। दुर्ग पर सैनिक रहते थे जो सुरक्षा का काम करते थे। और मुख्य नगर जो निचला नगर था वो अपेक्षाकृत बड़ा है, उसे भी चारदीवारी से घेरा गया है। इसमें आम जनता का निवास था। आम जनता यहाँ रहते थे। दुर्ग जो है इसमें एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, और वह स्नानागार जो है वह बहुत बड़े आकार का बना हुआ है और उसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। बीच में एक आंगन है। उस आंगन में जलाशय है जिसमें कि पानी भरने के लिए बगल में कुएं हैं, कुआं से उसमें पानी भरा जाता था। और जलाशय के पानी को दक्षिण पूर्व के कोण में एक मतलब बना हुआ है नाला, जिससे कि संभवतः पानी को निकाला जाता था। कमरे जो बने हुए हैं उसमें लोग कपड़े बदलते थे, और तालाब जो बने हैं उसमें लोग स्नान करते थे। ये बहुत बड़ा तालाब है, विशालकाय तालाब की यहाँ क्या ज़रूरत थी। आप सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में स्नान करता है, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर स्नान करें, ऐसा कब होता है? जब कोई न कोई धार्मिक उत्सव होता है, जैसे कि छठ पर्व है, गंगा स्नान है, कुंभ स्नान है। ऐसे समय में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और स्नान करते हैं। तो इस दुर्ग में जो बहुत बड़ा स्नानागार बना है वह साबित करता है कि उस समय कोई न कोई धार्मिक आयोजन वहाँ पर होता था, जिसमें बहुत सारे लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर स्नान करते थे और उसके बाद पूजा करते रहे होंगे। यह इतना बड़ा जलाशय था, इतना बड़ा स्नान घर था, और बावजूद इसके उत्तर की तरफ एक गली जाती है स्नान घर से, उसमें दोनों तरफ भी जो है 4-4 स्नान घर और बने हुए हैं। संभवतः यह स्नान घर जनसंख्या बढ़ने के बाद कम पड़ने लगे होंगे, इसलिए इसके बगल में और भी स्नान घर जोड़े गए, ताकि बहुत सारे लोग एक साथ जब उपस्थित होते थे तो आसानी से स्नान कर सके। इसी तरह से एक और चीज़ इस दुर्ग में मिला है, वह क्या है? अन्नागार। बहुत बड़ा एक विशालकाय रचना है जो अन्न का भंडार था। अन्न संग्रह करके उसमें रखे जाते थे। हम अन्नागार को और स्नान घर को फिर आगे जो है विस्तार से देखेंगे। अभी हम यह देखते हैं कि दुर्ग और मुख्य नगर 2 भागों में यह मोहनजोदड़ो शहर बटे थे। दुर्ग जो थे यह ऊंचे स्थान पर बने थे, एक टीला पर बनाए गए थे और चारों ओर से चारदीवारी किए गए थे। इस पर सैनिक रहते थे जो मोहनजोदड़ो शहर की सुरक्षा करते थे। और मुख्य नगर या निचला नगर जो था, जो नीचे बना हुआ है, यह टीले पर नहीं बना हुआ है, हालांकि इसमें भी अनेक घर चबूतरे के ऊपर बनाए गए हैं, और इसे भी चारदीवारी से घेरा गया है। इसमें आम जनता रहते थे। चारदीवारी से घेरा जाना यह बताता है कि उस समय संभवतः हमले होते रहे होंगे, और उन हमलों से सुरक्षा के लिए ही इस पर चारदीवारी बनाए गए थे। दुर्ग पर भी चारदीवारी बनाए गए थे। दुर्ग को ऊंचे स्थान पर बनाए गए थे जहाँ पर सैनिक रहते थे, और इस मुख्य शहर का, निचले शहर का ये सुरक्षा करते थे। तो हमने अभी देखा कि मोहनजोदड़ो शहर कैसा था। अब जो है हम मोहनजोदड़ो शहर के जो है जल निकास प्रणाली को देखते हैं। और केवल मोहनजोदड़ो शहर ही नहीं, जो भी शहर थे हड़प्पा सभ्यता में,
उन सब की जल निकास प्रणाली जो है काफ़ी उन्नत थी। तो हम जल निकास प्रणाली को देखते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ। मोहनजोदड़ो के बाद जल निकास प्रणाली की का कितना उत्तम प्रबंध सिंधु घाटी सभ्यता में था, हम लोग उसको देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत बड़ी विशेषता है जल निकास प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। जितने भी शहर हैं उसमें मुख्य सड़कों के किनारे मुख्य नाले बनाए गए थे और उस मुख्य नाले जो होते थे उसमें बीच बीच में कुछ कुछ दूरी पर कुंड बनाए गए थे, कुआं जैसा। जैसे नाला आ रहा है, एक कुआं जैसा छोटा सा बना हुआ है, उसमें पानी गिरता है, फिर आगे नाला आगे भी बना हुआ है, फिर पानी आगे बढ़ता है, फिर आगे कुंड बना हुआ, उसमें पहले पानी गिरता है, फिर नाला में आगे बढ़ता है। इस तरह से जैसे कि नाला है, ये नाले का जो निर्माण किया गया है, तो इन नालों में बीच बीच में एक कुआं यहाँ पर बना हुआ है, एक कुंड गोल यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें पानी इधर से आके नीचे पहले गिरता है और फिर बाहर निकलने के बाद इधर की ओर बढ़ता है। फिर एक यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर जो है ये भी गड्ढा कुआं जैसा कुछ गहरा होता था, जैसे कि नाले की गहराई से कुछ अधिक गहरे ये कुंड जगह जगह पर बने हुए थे। इसके पीछे रीजन क्या था कि इसमें जो है बालू मिट्टी जो कुछ भी नाले में बहते थे, वह जब पानी नीचे जाता है, यहाँ पर पानी गिरता है, कुंड के अंदर जाता है और फिर पानी निकल के बाहर आगे की ओर बढ़ता है। इस दौरान जो है पानी का रफ्तार कम हो जाता है। जैसे ही पानी का रफ्तार कम होता है तो उसमें बालू मिट्टी जो भी अवसाद जो होते हैं पानी के नीचे जाने के बाद जो है वह जमना शुरू करते हैं और ऊपर हल्का जो पानी होते हैं तो केवल आगे बढ़ते हैं। फिर बालू मिट्टी जो भी अवसाद यहाँ पर आएंगे वो फिर नीचे इसमें जो है अवसाद नीचे अंदर तली में जमा हो जाते थे और जब भी कभी नाले की सफाई की ज़रूरत होती थी तो इसकी सफाई कर दी जाती थी। इस तरह से जो है जहाँ भी नीचा भाग होता है, कहीं भी पानी जब बह रहा होता है, जहाँ भी नीचा भाग होता है वहीं पर अवसादों का जमाव होता है। तो बीच बीच में इस जो है नाले में जहाँ तहाँ जो है बीच बीच में जो बनाए गए थे होल, छोटा छोटा सा कुआं टाइप का, उसमें अवसाद जमा हो जाते थे और समय समय पर इसमें से अवसाद निकाले जाते थे, कचरा इसमें से निकाल के जमा किए जाते थे और खुदाई से ये कचरे का अवशेष मिला है। जहाँ भी जो है ना खुदाई किया गया है तो नालों से निकाल के जो कीचड़ रखे गए थे, खुदाई से स्पष्ट पता चलता है कि उन नालों के बीच बीच में जो ये बनाए गए थे इसमें से कीचड़ जो निकाल के जमा किया गया था उसका अवशेष मिला है। तो मुख्य सड़क के सहारे मुख्य नाले मुख्य सड़क के किनारे किनारे बनाए जाते थे और फिर गली के जो सड़कें निकलती थी उसमें गली के नाले बनाए जाते थे, जिसकी चौड़ाई और गहराई मुख्य नाले से कम होते थे। और गली के नाले जो है वह सभी गली में पहुंचते थे। जितने भी घर उस सभ्यता में बनते थे सब सड़कों के किनारे होते थे। तो गली के किनारे जो घर बने हुए थे उन सभी घरों से निकलने वाले गंदे जल गली के नाले में गिरते थे या मुख्य सड़क पर जो घर बने थे उनके जो है जल सीधे मुख्य नाले में मिलते थे। इस तरह से गली के नाले से होते हुए मुख्य नाले में और मुख्य नाले से होते हुए शहर के बाहर गंदे जल को निकाल दिया जाता था। पूरे हड़प्पा सभ्यता में जहाँ कहीं भी शहर बने हुए हैं सभी जगह जल निकास के लिए बहुत उत्तम प्रबंध किया गया था। जहाँ पर सड़कें कच्ची हैं यानी सड़कों का पक्कीकरण नहीं हो पाया था वहाँ भी नाले पक्के बनाए गए थे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सड़कों से अधिक महत्व नाले को देते थे।
अभी क्या देखा जाता है सामान्यतः कि पहले सड़कें बन जाती हैं तो फिर नाले बनाए जाते हैं। बहुत सारे जगहों पर सड़कें बनी हुई है और नाला अभी बना भी नहीं है। सड़क पक्के हैं, नाला कच्चे हैं। लेकिन ठीक इसके उल्टा आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में नाले पक्के हैं। जहाँ सड़क कच्ची है, सड़क का पक्कीकरण नहीं हुआ था, वहाँ भी नाला का पक्कीकरण हो गया था। अर्थात नाला जब भी बनाए जाते थे तो उसको पक्के बनाए जाते थे, भले ही सड़कें कच्ची रह जाए। इसका मतलब होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल निकास प्रणाली पर विशेष ध्यान देते थे और हर घर से निकलने वाले गंदे जल गली के नाले में गिरते थे। क्योंकि जितने भी घर बनाए गए थे सब सड़क किनारे थे, सबका कम से कम एक दीवार निश्चित रूप से सड़क से लगता था। तो घर से निकलने वाले गंदे जल नाले में जाते थे। जो घर गली में होते थे उनका जल गली के नाले में जाते थे, फिर गली के नाले से मुख्य नाले में जाते थे और मुख्य नाले से शहर के बाहर निकाल दिए जाते थे। और मुख्य नाले में जगह जगह जो है इस तरह से होल बनाए गए थे जिसमें जमा यानी भरने वाले कचरे को निकाला जाता था। खुदाई से कई जगह पर उस निकाले गए कचरे का अवशेष मिला है। तो अब आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल निकास प्रणाली थी वह कितनी उन्नत थी। इसको मैं लिख भी देता हूँ आपको। जल निकास प्रणाली की क्या विशेषता थी? सभी मुख्य सड़कों के सहारे, सभी मुख्य सड़कों के साथ या सहारे या उसको कह सकते हैं किनारे, सभी मुख्य सड़कों के किनारे ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। किनारे मुख्य नाले बने हैं, मुख्य नाले बने हैं। और गली के नालों, गली के सड़कों के सहारे जो है सड़कों के सहारे गली के नाले बने हैं। गली के नालों की गहराई चौड़ाई मुख्य नाले से कम होते थे और सभी नाले, आपको पता है कि सभी सड़कें बिल्कुल सीधी सीधी बनी हुई थी, तो सभी नाले भी बिल्कुल सीधे सीधे बने हुए थे सड़क के किनारे किनारे। और सभी घरों तक नाला पहुंचते थे। नाला सभी घरों तक नाला का पहुंच था, सभी घरों तक नाला का पहुंच था। जितने भी घर थे सभी घर तक नाला पहुंचते थे और सभी घरों के गंदा जल नाले से होते हुए जो है मुख्य नाले में, गली के नाले से मुख्य नाले में और मुख्य नाले से शहर के बाहर जाते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जल निकास प्रणाली जो है किस प्रकार का था हमने देखा। और वो जल निकास प्रणाली पर बहुत जोर देते थे। वह सड़कों से ज़्यादा महत्व इन नालों को देते थे, क्योंकि जहाँ सड़कें कच्ची मिली है वहाँ भी नाले पक्के बने हुए हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल निकास प्रणाली पर विशेष ध्यान देते थे। अब जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर किस प्रकार का बनाते थे। एक बार मैं आप लोग को याद दिला दूं कि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भोजन में क्या ग्रहण करते थे, यानी क्या खाते थे।
इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कृषि प्रौद्योगिकी क्या था, अर्थात कौन कौन से कृषि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि हड़प्पा शहर एक नियोजित शहरी केंद्र था, कैसे, ये आपको बताया गया। उसके बाद हमने अभी आपको बताया है कि हड़प्पा शहर और हड़प्पा सभ्यता के जो भी शहर हैं उसमें जल निकास प्रणाली पर विशेष ध्यान दिए जाते थे, और कैसा होता था जल निकास प्रणाली, ये हम लोगों ने देखा है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों का निर्माण करते थे, अर्थात उनके गृह निर्माण के जो है तरीका क्या थे, किस तरह से वो अपना घर बनाते थे। तो गृह निर्माण हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का गृह निर्माण। आपके किताब में लिखा है गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य शब्द का प्रयोग आपके बुक में किया गया है एनसीईआरटी में। गृह स्थापत्य अर्थात उनके घर से संबंधित घर बनाने का जो तौर तरीका था वो किस प्रकार का था, कैसा घर बनाते थे, तो उसको हम देखते हैं। गृह स्थापत्य यानी कि गृह निर्माण का जो उनका तरीका था वह क्या था, कैसे घर बनाते थे, हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी घर बने हुए हैं वह आंगन केंद्रित घर होते थे। जो भी बड़े घर होते थे वह आंगन केंद्रित होते थे, बीच में आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। यानी कि एक घर ऐसा होता था कि घर के केंद्र में जो है आंगन होते थे और आंगन के चारों ओर इधर कमरे बने होते थे। आंगन के चारों ओर जो है इधर कमरे बने होते थे, चारों ओर आंगन के कमरे बने होते थे। बीच में ये आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरा बने होते थे, यानी आंगन केंद्रित घर होता था। कैसा घर होता था? आंगन केंद्रित घर बनाया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का घर कैसा होता था? आंगन केंद्रित घर होता था, बीच में आंगन होता था और चारों तरफ से कमरे होते थे। और यह भी आपको याद रखना है कि जितने भी घर बनाए जाते थे सबका कम से कम एक दीवार सड़कों से जरूर लगता था, लेकिन कभी भी उनके घर में प्रवेश करने वाला जो द्वार होता था वह सड़कों की तरफ नहीं होता था। यदि सड़क इधर से बना हुआ है, सड़क यदि इधर से बना हुआ है तो उनका द्वार पीछे की ओर खुलता था। घर का द्वार जो है पीछे की ओर होता था, पीछे की ओर उनका द्वार खुलता था। घर यदि सड़क इधर है तो द्वार इधर खुलता था, या सड़क यदि इधर है तो द्वार इधर खुलता था। कभी भी घर का दरवाज़ा सड़क के ओर नहीं रखते थे। साथ ही उनके घर में जो है जो दरवाजे होते थे उन दरवाज़ों से होकर सीधे सीधे हम आंगन का अवलोकन नहीं कर सकते थे। घर के दरवाजे के सामने आगे कुछ न कुछ दूरी पर घेरा होता था और उससे घूम के फिर आंगन में प्रवेश किया जाता था। यानी सीधे कोई दरवाजे के सामने खड़ा हो जाए तो उसको आंगन डायरेक्ट नहीं दिख सकता था। इस तरह से घर बनाए गए थे। घर में कोई खिड़कियां भी नहीं छोड़ी गई थी कि कोई बाहर से भी घर के अंदर झांक सके। तो इस तरह से सिंधु घाटी के घर जो भी बने हैं वह काफ़ी पर्दामय घर है, यानी कि उसको बाहर से कोई अंदर झांक नहीं सकता है। दरवाजे पर जो आदमी खड़ा हो जाए वह भी आंगन को सीधे नहीं देख सकता था बगैर अंदर गए हुए। इससे पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संभवतः पर्दा प्रथा के समर्थक थे, इसलिए घर को इस तरीके से बनाते थे कि कोई बाहरी आदमी अवलोकन नहीं कर सके। और शायद यही कारण था कि वह सड़कों की तरफ दरवाज़ा नहीं बनाते थे बल्कि पीछे की ओर दरवाज़ा बनाया करते थे, ताकि घर में कोई बाहरी व्यक्ति, चलता हुआ व्यक्ति नहीं झांक सके। जो दरवाजे पर आ जाता हो वह भी अंदर की सीन को नहीं देख सके।
और साथ ही ये आंगन जो बने थे, इस आंगन का मकसद रहा होगा कि गर्मी के दिनों में जब हवा की ज़रूरत होती होगी तो महिलाएं उस आंगन में जो है निकलती रही होंगी। जाड़े के दिनों में धूप के लिए उस आंगन का प्रयोग किया जाता रहा होगा। इससे भी यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित था और स्त्रियां संभवतः पर्दे में रहती थी और स्त्रियों के पर्दे के लिए ही आंगन केंद्रित घर बनते थे, या फिर घरों का दरवाज़ा सड़क की ओर नहीं खुल के पीछे की ओर खुलते थे। कुछ घरों में सीढ़ियाँ मिले हैं ऊपर चढ़ने के लिए। संभवतः घर पर दूसरी मंजिल भी बनाए जाते थे, तभी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें पड़ी होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की विशेषता हम लोगों ने देखा है। इसको एक एक करके मैं विशेषता नोट कर देता हूँ आपको। पहला विशेषता हमने सिंधु घाटी के घरों का क्या देखा है कि आंगन केंद्रित घर बनाए जाते थे। आंगन केंद्रित घर होते थे। फिर प्रत्येक घरों का दरवाजा जो है वह पीछे की ओर खुलता था, सड़क की तरफ नहीं खुलता था। दरवाजा घर का किधर की ओर खुलता था? घर का दरवाजा जो है पीछे की ओर खुलता था, पीछे की ओर होता था। कहने का मतलब कि सड़क की ओर उनका दरवाजा नहीं होता था। और घर में सीढ़ियाँ मिले हैं ऊपर जाने के लिए। घर में क्या मिले हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। आंगन केंद्रित घर आपने देख लिया है। घर में क्या मिले हैं? सीढ़ियाँ मिले हैं ऊपर जाने की ओर के लिए। सीढ़ियाँ बने थे। किस लिए बने थे? ऊपर दूसरी मंजिल पर जाने के लिए। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए। घर की और विशेषता क्या था कि प्रत्येक घर का कोई न कोई दीवार निश्चित रूप से सड़कों से लगता था। घर सड़क के किनारे होते थे, सड़क से लगे होते थे, ऐसे कह सकते हैं। घर सड़क से लगे होते थे। प्रत्येक घर में जो है किचन, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, रसोई घर और स्नान घर यानी बाथरूम निश्चित रूप से होते थे। प्रत्येक घरों में रसोई घर और प्रत्येक घरों में स्नान घर, प्रत्येक घरों में स्नान घर, प्रत्येक घरों में रसोई घर थे, प्रत्येक घरों में स्नान घर थे। प्रत्येक घरों का जो गंदा जल होता था वह निकल के नाले में जाते थे, अर्थात प्रत्येक घर के गंदे जलों के निकासी की व्यवस्था थी। वह गंदा जल गली के नाले में जाते थे, अर्थात घर के अंदर से एक
नाला निकलता था जो गली के नाले में गिरते थे। तो प्रत्येक घरों से निकलने वाले गंदे जल के निकासी की व्यवस्था थी, के निकास की व्यवस्था थी। यानी प्रत्येक घर से जो गंदा जल निकलता था वो गली के नाले में गिरते थे। प्रत्येक जल के घर के गंदे जल को निकलने की व्यवस्था की गई थी। तो ये सब हमने देखा कि वो घर कैसे बनाते थे। अब किस सामग्री का प्रयोग करते थे यह देखिए। तो घर बनाने के लिए जो है गृह निर्माण सामग्री जो उनका था उसमें वह ईंटें का प्रयोग करते थे। किस चीज का बनाते थे घर? ईंट का घर होता था उनका, ईंट का घर बनाते थे। और उसके जुड़ाई के लिए गारा का प्रयोग करते थे। गारा क्या होता था? खड़िया मिट्टी में साधारण मिट्टी मिलाकर और उसके गारा बनाए जाते थे। खड़िया मिट्टी एक प्रकार का मिट्टी होता है जो अपेक्षाकृत हार्ड होता है, उसमें साधारण मिट्टी को मिलाकर और एक पेस्ट तैयार किया जाता था। और ईंटों को जोड़ते समय जो है एक ईंटा दिया गया, उस पर गारा दिया जाता था, फिर दूसरे परत ईंटा का होता था, फिर उसके ऊपर गारा। जैसे कि बालू और सीमेंट से आपने घर की जुड़ाई होते देखा होगा कि एक परत ईंटा होता है, फिर बालू या सीमेंट का जो बना हुआ लेप होता है, फिर उसके बाद जो है ईंटे होते हैं। ठीक उसी तरह से जो है खड़िया मिट्टी और साधारण मिट्टी के बने हुए लेप का प्रयोग करते हुए ईंटों की जुड़ाई की जाती थी। और ईंटों की जुड़ाई जो है अंग्रेजी पद्धति में होती थी। एक बार जो है लंबा बिछाया जाता था उनको, अगली बार उसको चौड़ा बिछाया जाता था। एक इस तरह से प्रत्येक बार जो है उसको एक बार लंबा एक बार चौड़ा ऐसे करके बिछाया जाता था। इसको घर गृह निर्माण की अंग्रेजी पद्धति कहते हैं। दीवारों की जुड़ाई की अंग्रेजी पद्धति का जिस प्रकार के अभी होते हैं उस प्रकार के पद्धति का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। और उनके जो ईंटें होते थे, ईंटों के जितने मोटाई होते थे उसके दोगुने चौड़ाई होते थे, और जितने चौड़ाई होते थे उसके दोगुने लंबाई होते थे। ईंट कैसा होता था? तो ईंट का उनका जो है ईंट के, मैं इसको मिटाकर यहीं पर लिखता हूँ, देखिए। गृह निर्माण के लिए जो ईंटों का प्रयोग करते थे वह ईंट कैसे बने होते थे उसको भी आप देखिए। वह ईंट जो है वह अभी जिस तरह से बनता है कुछ वैसा ही था। उस वहाँ के ईंट जो थे वह कुछ वैसा ही था जैसा कि अभी ईंटें बनते हैं। ईंट की विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें मिले हैं उनकी मोटाई के 2 गुना चौड़ाई होते थे। चौड़ाई होते थे, मोटाई के 2 गुना चौड़ाई होते थे। और फिर चौड़ाई के 2 गुना जो है लंबाई होते थे। चौड़ाई के 2 गुना मोटाई होते थे। ईंटों को जोड़ने के लिए गारे का प्रयोग किया जाता था। गारा एक तरह का पदार्थ है जिसको स्थानीय भाषा में कभी कभी गिलावा भी बोल दिया जाता है। गारा या गिलावा मिट्टी को घोल कर बनाया जाता है पेस्ट जैसा, उसको गारा बोला जाता है।
जो खड़िया मिट्टी और सहार मिट्टी के बनाए जाते थे उससे ईंटों को जोड़ा जाता था। और उसको कभी कभी जब कभी भी ऐसा ज़रूरत होता था कि जल का रिसाव नहीं होने देना है तो वहाँ पर जो है एक तरह का लेप उसमें लगाया जाता था, यानी जिसको हम लोग प्लास्टर कहते हैं। उस समय जो है प्लास्टर किया जाता था। राल नामक एक पदार्थ होता था, राल से प्लास्टर किया जाता था। लेकिन इस राल का प्रयोग सब जगह इसका प्रयोग नहीं किया गया है। यह जहाँ पर भी जरूरी होता था जल के रिसाव को रोकने के लिए वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे कि स्नान घर के विषय में आपने पढ़ा है, जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, उस स्नानागार के तली में और किनारों पर जो है राल से प्लास्टर किया हुआ था ताकि जल का रिसाव नहीं हो सके। इस राल का प्रयोग हर घरों में हर जगह पर नहीं किया जाता था। लेकिन सभी घर ईंटे के बनते थे। ईंटों की मोटाई जो होता था वह मोटाई के दोगुना, जितना मोटा ईंटा होता था उसकी दोगुना उसकी चौड़ाई होती थी और चौड़ाई के दोगुना उसका लंबाई होता था। इस ज्यामितीय आकृति के पीछे कारण यह थे कि उसको जोड़ने के क्रम में आसानी से जोड़ा जा सकता था। उसको एक बार लंबाई में जोड़ा गया है, एक बार चौड़ाई में जोड़ा गया, या उसको खड़ा करके भी जोड़ा जा सकता था। इस तरह से उसको जोड़ना सुविधाजनक था, इसलिए इस तरह के आकार जो है ईंटों के बनाए गए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के गृह निर्माण के विषय में हम लोग देख रहे थे, और प्रत्येक एक दो घर के बाद जो है कुआं होते थे। दो घर के बाद जो है कुआं होते थे, और कुआं इस तरह से बने होते थे कि सड़क पर चलने वाले लोग उससे पानी ले सकते थे। अर्थात वह कुआं किसी का निजी नहीं होकर वो सार्वजनिक होते थे। केवल मोहनजोदड़ो शहर में 700 कुआं मिले हैं। आपका बुक बता रहा है पेज नंबर 7 पर कि केवल मोहनजोदड़ो शहर में 700 कुआं मिले हैं। आप समझ सकते हैं कि कुओं की संख्या कितनी अधिक थी, और ये सभी कुएं सार्वजनिक थे, क्योंकि यह घर के बाहर 2 घर 3 घर के बाद एक कुएं बनाए जाते थे जो सड़क किनारे बने होते थे, जहाँ पर घर के लोग भी पानी लेते थे और सड़क से चलने वाले लोग भी पानी ले सकते थे। ऐसे जगहों पर कुओं का निर्माण किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे। और अब हम चलेंगे इसके बाद सवाधान की ओर। सवाधान क्या होता है? शव आपने सुना होगा। शव का मतलब होता है डेड बॉडी। डेड बॉडी का नाम आपने सुना है? जब आदमी मर जाता है और उसका जो शरीर होता है उसको बोला जाता है शव, और जिस कब्र में उसको दफनाया जाता है उस कब्र को कहा जाता है सवाधान। सवाधान यानी कि कब्र जिसमें कि डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो डेड बॉडी को जिसमें दफनाया जाता है उसको बोलते हैं सवाधान। सवाधान क्या है? सवाधान। सवाधान से मतलब है वैसा जो है संरचना जिसके अंदर लाशों को दफनाया जाता था, यानी कि कब्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कब्र के विषय में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या विशेषता है उनकी, क्या राज है, इसको जानिए। सिंधु घाटी सभ्यता की में जब खुदाई किए गए हैं तो अनेक स्थानों से कब्र मिले हैं जहाँ पर लोगों को दफनाए गए थे। वो कब्र हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करते हैं जिससे उस सभ्यता को समझने में हमें मदद मिलता है। कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है? तो सबसे पहले कि कब्रों में आदमी के कंकाल मिले हैं और उस कंकाल के आसपास जो है गृह उपयोगी वस्तुएं रखे हुए हैं। घर में खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए जिन बर्तनों का हम इस्तेमाल करते हैं वो बर्तन भी कब्रों के साथ दफनाए गए थे।
यह हमें इस बात की ओर संकेत करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विश्वास भूत प्रेत में था, यानी मृत आत्मा में रहा होगा। वह ऐसा मानते रहे होंगे कि मरने के बाद भी इन चीज़ों की ज़रूरतें लोगों को हुआ करती है, इसलिए कब्रों में गृह उपयोगी जो है डेली यूज के कुछ सामान दफनाए जाते थे, उनमें बर्तन भी शामिल थे। उन कब्रों की खुदाई से एक और जानकारी हमें मिला है कि गहने कुछ ऐसे भी जो है कंकाल मिले हैं जिसमें गहने पहने हुए, हाथ में कड़ा पहने हुए, पैर में कड़ा पहने हुए, इस तरह के अब जो है कब्र मिले हैं। यह हमें बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग गहनों का प्रयोग करते थे। कब्र दो तरह से बने हुए हैं। कुछ कब्र बिल्कुल साधारण ढंग से बने हुए हैं और कुछ कब्र को अच्छी तरह से पक्कीकरण किया गया था, अच्छी तरह से बनाए गए थे। इस तरह से कुछ कब्रों का साधारण ढंग से बना हुआ होना और कुछ कब्रों का बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ होना इस बात की ओर संकेत करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे। फिर कब्रों में जो है तांबे का दर्पण जो होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको दफनाया गया है। इस तरह से यह विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और उन्हें उन वस्तुओं का ज़रूरत होता है जिन वस्तुओं का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो इस तरह से कब्र हमें बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। तो समाधान यानी कि कब्रों से हमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं, मैं एक बार इसे नोट कर देता हूँ। समाधान से हमने आपको बताया कि सबसे पहली जानकारी हमें मिलती है कि लोग गहना का प्रयोग करते थे, लोग गहना पहनते थे और मरने के बाद भी जो है उसको गहना पहने हुए कई लोगों को दफना दिया गया था, जिससे हमें पता चलता है कि लोग गहना पहनते थे। फिर कब्र जो है हमें यह बताते हैं कि समाज में अमीर और गरीब लोग थे, अमीर एवं गरीब दोनों तरह के लोग समाज में थे। कब्र एक जानकारी और हमें देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतात्मा में विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतात्मा हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतात्मा में विश्वास करते थे। यानी उनका मानना था कि मरने के बाद भी आत्मा जीवित रहता है, तभी वह दैनिक उपयोग की वस्तुओं को कब्रों में डेड बॉडी के साथ अर्थात लाशों के साथ दफनाते थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो कब्र मिले हैं वह हमें कौन सी जानकारियाँ प्रदान करते हैं। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता का समाधान का क्या मतलब हमने बताया आप लोगों को, कब्र। समाधान का मतलब होता है कब्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कब्र मिले हैं वह हमें इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतात्मा में विश्वास करते थे।
हड़प्पा सभ्यता के लोग गहना पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, अर्थात सामाजिक विषमता थी। और मृत लोगों के साथ कभी कभी वो गहने भी दफना देते थे। अब हम आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का शिल्प उत्पादन किस प्रकार का था। वह जो है शिल्प की वस्तुओं का निर्माण करते थे। तो शिल्प की वस्तुएं क्या होती हैं, किसको कहते हैं शिल्प की वस्तुएं? सबसे पहले आप इसको जानिए। शिल्प की वस्तुएं, देखिए वैसी वस्तुएं जिन्हें हाथों से बनाया जाता है, जैसे हाथ से मूर्ति बनाया जाता है, हाथ से बर्तन बनाया जाता है, हाथ से चटाई बनाए जाते हैं, हाथ से जिन चीज़ों का भी निर्माण किया जाता है वो सभी वस्तुएं शिल्प की वस्तुएं कहलाते हैं। चाहे वह टोकरी बनाया जाए, चटाई बनाया जाए, लकड़ी के सामान बनाया जाए, मिट्टी के बर्तन बनाया जाए, मिट्टी के मूर्ति बनाया जाए, गहने बनाए जाए, कपड़े बनाए जाए, जिन चीज़ों का भी निर्माण हाथ से किया जाता है उन सभी वस्तुओं को हम हस्तशिल्प की वस्तुएं कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हस्तशिल्प के वस्तुएं बहुत अधिक बनाए जाते थे। उस सभ्यता में हमारी सभ्यता की तरह मशीनें नहीं थी, इसलिए प्रायः सभी चीज़ें हाथों से ही बनाए जाते थे और हस्तशिल्प उद्योग काफ़ी डेवलप थे। कई ऐसी बस्तियां सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं जहां पर कि बहुत अधिक मात्रा में शिल्प की वस्तुएं तैयार की जाती थी और उनका जो उत्पादन केंद्र था उसके पहचान किए गए हैं। तो शिल्प की वस्तुओं में पहले आप जान लीजिए कि क्या क्या बनाए जाते थे, इसके बाद हम उत्पादन केंद्रों की पहचान बताएंगे। तो शिल्प की वस्तुएं में जो है, शिल्प की जो वस्तुएं बनी हैं उस शिल्प की वस्तुओं में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मनके। मनके का नाम आपने सुना होगा। मनका जो है ना वो क्या होता है, गुड़िया जो लोग पहनते हैं, गले में जो गुड़िया पहना जाता है, या कंठी बाबा लोग पहनते हैं, माला, कंठी, माला, गुड़िया, बस उस तरह के जो भी गोल गोल आकृति बने होते थे जिसको छेद किए जाते थे और गले में पहना जाता था, उनको मनके के नाम से जानते थे। हम इसको लिख देते हैं आपको, कंठी जिसको हम लोग बोलते हैं कंठी, माला या गुड़िया, यह जो है कंठी माला जो बनाए जाते हैं छोटे छोटे से पत्थर के या शंख के या जिस चीज के भी बने होते हैं, वह मनके कहलाते हैं। और मनके बनाए जाते थे, किन किन चीज़ों के बनाए जाते थे ये मनके? तो ये मनके बनाए जाते थे सबसे ज़्यादा मिट्टी के, मिट्टी, पत्थर, मिट्टी, पत्थर, सोना, सोने के भी मनके वहाँ पर बनाए जाते थे, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, इसके बाद हाथी दांत, हाथी दांत, हाथी दांत, इसके अतिरिक्त जो है शंख, शंख के भी मनके बनाए जाते थे। मनके किन किन चीज़ों के बनाए जाते थे? मिट्टी के, पत्थर के, सोना के, चांदी के, तांबा के, हाथी दांत के, शंख के। और ये पत्थर जो लिखा गया है, पत्थर में बहुत तरह के पत्थर थे, सेलखड़ी, लाजवर्द, नीलम, कई तरह के पत्थर के जो है मनके बनाए जाते थे। मनके बनाने के लिए जो है विशेष तरह के जो है मतलब कार्य किए जाते थे, कई तकनीक थे इसके बनाने के। मनके को
बनाने के लिए जो मुलायम चट्टान होता था उसको पहले पीस दिया जाता था, उसका पेस्ट तैयार किया जाता था और फिर उसको सांचे में ढाल दिया जाता था। बिल्कुल महीन 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 करके उसको पेस्ट बना के और किसी चीज़ में सांचे में रखकर उसको ढाल दिया जाता था, फिर उसमें छेद किया जाता था। और जो हार्ड पत्थर के मनके बनाए जाते थे, पत्थर को पहले अनियमित आकार में तोड़ तोड़ के छोटा छोटा कर दिया जाता था, फिर उसको जो है गोल किया जाता था, फिर उसमें बारीक छिद्र किया जाता था। और इस तरह से बहुत मुश्किल कार्य किए जाते थे कि हार्ड पत्थर को तोड़कर और उसको गोल करना, फिर उसमें छिद्र करना, ये काफ़ी मुश्किल काम थे, लेकिन यह कार्य किया जाता था वहाँ पर। और कई स्थानों से जो है उसमें छेद करने वाला औजार मिला है, नागेश्वर से, बालाकोट से, इसके बाद जो है चहुंदरू से उसमें मनके में छेद करने वाले औजार मिले हैं। और ये मनके जो है विभिन्न आकार के और प्रकार के बनाए जाते थे। यह बिल्कुल छोटे छोटे भी होते थे और बड़े भी होते थे। तो कई तरह के जो है मनके बनाए जाते थे। और इसके अतिरिक्त जो है और क्या क्या चीज़ बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मोहर बनाया जाता था। मनके के अतिरिक्त एक में तो मनके बनाए जाते थे शिल्प उत्पादन में, पहला मनके हमने बताया। दूसरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाते थे। बर्तन जो है विभिन्न प्रकार के बनाते थे। मुख्य रूप से ये बर्तन तांबा का और मिट्टी, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में किस चीज़ के बर्तन यहाँ पर बनाए जाते थे? मिट्टी के बर्तन बनते थे। इसके बाद जो है कम मात्रा में मिलते हैं तांबा के भी बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन तांबा के बर्तन जो है मिट्टी के बर्तन से कम होते थे। मिट्टी के बर्तन अधिक मात्रा में होते थे और तांबा के बर्तन भी बनाए जाते थे, लेकिन यह कम मात्रा में होते थे। तो इस तरह से मिट्टी के बर्तन, तांबा के बर्तन, इसके बाद मोहर बनाए जाते थे। मोहर, जैसे कि मुहर आपने अभी देखा होगा, किसी चीज़ पर मुहर लगा दिया जाता है, सील करने के बाद मुहर लगाया जाता है। मुहर भी वहाँ बनाया जाता था और इसका प्रयोग संभवतः व्यापारिक वस्तुओं को दूर के क्षेत्र में भेजने के लिए मुहर लगाकर उसको भेजा जाता रहा होगा, जिससे कि यह पता चल सके कि वह वस्तु सुरक्षित पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो मुहर बनाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के गहने बनाए जाते थे। चार में जो है ना गहना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत तरह के गहने पहनते थे। तो शिल्प उत्पादन की वस्तुओं में गहना भी शामिल था। गहना भी हाथ से बनाए जाते थे। गहना के अतिरिक्त जो है वह औजार बनाते थे। विभिन्न प्रकार के औजार का निर्माण करते थे। वस्तुओं को मापने तौलने के लिए जो है ना 6 में लिख देते हैं, बाट बनाते थे। बाट जो है चर्ट नामक एक पत्थर होता था, उसके बाट बनाए जाते थे। बाट क्या होता है? किसी चीज़ को तौलने के लिए आप देखे होंगे कि लोहे का 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी का जो लोहे का हम लोग यूज करते हैं, उस समय चर्ट नामक पत्थर का जो है बाट बनाया जाता था, जो घन के आकार का होता है। घन आकार का मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब बराबर, और बिल्कुल छोटे से लेकर और बहुत बड़े बड़े आकार के भी बनाए जाते थे। सबसे छोटा जो होता था उससे 2 गुना भार वाला उससे बड़ा होता था, फिर उससे 2 गुना भार वाला होता था, फिर उसके 2 गुना भार वाला, फिर उसके 2 गुना भार वाला। इस तरह से जो है मतलब 2 के अनुपात में जो है 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो है एक का 2 गुना भार वाला दूसरा, दूसरा का 2 गुना भार वाला तीसरा, तीसरा का 2 गुना भार वाला चौथा। इस तरह से जो है विभिन्न भार वाले जो है बाट वहाँ पर तैयार किए जाते थे। यानी 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह के अनुपात में
जो है बाटों का वजन होता था, तो सिर्फ उत्पादन में यह भी बनाए जाते थे। तो इतनी सारी चीज़ें मन के बनाए जाते थे हाथ से, मिट्टी पत्थर सोना चांदी तांबा हाथी दांत शंख आदि के बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी के तांबा के मोहर बनाए जाते थे, जनरली मिट्टी के होते थे। मोहर जो है ना किस चीज़ का होता था, ये मिट्टी के होते थे मोहर। और गहना जो है, गहना हाथी दांत के भी होते थे, तांबे के भी होते थे, सोना के भी होते थे, चांदी के भी होते थे। औजार जो है हड्डी का भी बनाया जाता था, पत्थर का भी बनाया जाता था, तांबा का भी बनाया जाता था। और बाट जो है सिर्फ चर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। बाट किस चीज़ के बनाए जाते थे, चर्ट के। गहना कुछ चीज़ का, हाथी दांत, हाथी दांत। इसके बाद पत्थर, बहुत कीमती पत्थर कुछ होते थे उसके बनाए जाते थे। तांबा के भी बनाए जाते थे, चांदी के भी बनाए जाते थे। तांबा, चांदी, हाथी दांत, शंख, शंख के भी गहने बनाए जाते थे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के गहने बनाए जाते थे। औजार किस चीज़ का बनता था, तो औजार जो है तांबा का, तांबा का, पत्थर का, पत्थर के भी औजार बनते थे, तांबा के भी औजार बनते थे, हड्डियों के भी औजार ये लोग बना लेते थे। हड्डी, तांबा, पत्थर, हड्डियों आदि के औजार जो है बनाते थे। बाट जो है चट नामक पत्थर के बनाते थे। इस तरह से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाया करते थे। ये हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो निर्माण कार्य करते थे वह जो है कैसे हमें पता चला कि कहाँ पर उनका फैक्ट्री स्थापित था जहाँ पर कि वो निर्माण कार्य करते थे। यानी कि उत्पादन केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ कहाँ पर होते थे, इसकी पहचान कैसे की गई है हम इसको देखते हैं। यानी उत्पादन केंद्रों की पहचान, उत्पादन केंद्र की पहचान। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में उत्पादन केंद्रों को कैसे पहचाना गया। जहाँ कहीं भी किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उस स्थान पर जो है, जहाँ कहीं भी वस्तु का उत्पादन होता है वहाँ पर उसका कच्चा माल स्टोर किया जाता है। कच्चा माल से ही तैयार माल तैयार होता है। तो कच्चा माल जैसे पत्थर का सामान, पत्थर की मूर्ति बनाया जा रहा है, तो जिस पत्थर से मूर्ति बनाते हैं पहले उस पत्थर को स्टोर किया जाता है, कहीं पर जमा रहता है, उसमें से पत्थर ले लेकर मूर्ति बनाया जाता है। फिर मूर्ति बना लेने के बाद उसको कहीं पर रखा जाता है एक, और कुछ जमा हो जाने के बाद ही उसको कहीं भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि एक एक पत्थर ला रहा है, एक मूर्ति बना रहा है, भेज दे रहा है, तब फिर दूसरा पत्थर ला रहा है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि कच्चा माल इकट्ठा रहता है, वहाँ से मूर्तियाँ तैयार किए जाते हैं, फिर उसको रखे जाते हैं और फिर अधिक संख्या में होने के बाद उसको मार्केट में भेजे जाते हैं। तो कोई भी वस्तु जब तैयार किया जाता है तो उसके कच्चे माल निश्चित रूप से स्टोर किए जाते हैं। फिर वस्तुएं बनाई जाती है, बना के स्टोर किया जाता है, फिर उसको कहीं भेजा जाता है। तो इस प्रोसेस में जहाँ पर भी उत्पादन केंद्र रहा होगा वहाँ कच्चे माल मिलेंगे, प्लस तैयार माल मिलेंगे, प्लस उस वस्तु का जो है कतरन, कच्चे माल से तैयार माल बनाने में उसमें कतरन जो बनेगा, जैसे मान लिया पत्थर की मूर्ति बनाते हैं तो पत्थर को काटा जाएगा आकृति देने के लिए, तो उसका कतरन निकलेगा, तो वहाँ पर कतरन भी आसपास में जमा होगा। जिस औजार से बनाया जाता होगा वो औजार भी मिलेंगे। तो जहाँ कहीं भी उत्पादन केंद्र होगा वहाँ कच्चे माल भी मिलेंगे, तैयार माल भी मिलेंगे, और कुछ अर्ध निर्मित सामान जिसको बनाने के प्रोसेस में है, पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया, तो ऐसे अर्ध निर्मित सामान भी मिलेंगे, उसको बनाने वाले औजार भी मिलेंगे, और आसपास में उसके कतरन भी जमा होंगे। इतनी सारी चीज़ें किसी उत्पादन केंद्र पर मिलते हैं
और इससे किसी भी उत्पादन केंद्र की पहचान करना बहुत ही सहज हो जाता है। तो पुरातत्वविद उत्पादन केंद्रों को कैसे पहचानते थे, आप समझ गए होंगे कि उत्पादन केंद्र जहाँ कहीं भी होते हैं उन स्थानों पर कच्चे माल का स्टोर मिलता है, तैयार माल का स्टोर होता है, प्लस अर्धनिर्मित सामान होते हैं, उनके कतरन होते हैं, औजार होते हैं। इन चीज़ों से उत्पादन केंद्रों की पहचान कर ली जाती है। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को सुविधा होगा। उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है, तो जहाँ पर भी उत्पादन केंद्र होता है वहाँ कच्चा माल का स्टोर यानी संग्रह वहाँ पर मिलेगा। दूसरा जो है तैयार माल का भी संग्रह मिलेगा, तैयार माल का संग्रह। कच्चे माल का संग्रह, तैयार माल का संग्रह, अर्धनिर्मित सामान, वहाँ पर जो है अर्धनिर्मित सामान मिलेंगे, अर्धनिर्मित सामान। और क्या मिलेंगे, औजार, जिन चीज़ों से उन्हें बनाया जाता था, जिन औजारों से, वो औजार मिलेंगे। औजार के अतिरिक्त क्या मिलेंगे, कतरन, किसी वस्तु को जैसे मूर्ति बनाया जा रहा है पत्थर का, तो पत्थर की मूर्ति का कतरन जो है उसको काटने के दौरान, आकृति देने के दौरान उसको काटा जाएगा तो कतरन आसपास में जमा हो जाएगा। और बहुत दिनों से उत्पादन हो रहा है तो ढेर सारा कतरन होगा जो कहीं ना कहीं आसपास में जमा किया गया होगा। तो ये 4 चीज़ें काफ़ी हैं किसी भी उत्पादन केंद्र को पहचानने के लिए। कच्चे माल का स्टोर यानी संग्रह, तैयार माल का संग्रह जो बनाकर रखा जाता है, फिर अर्धनिर्मित सामान, औजार और कतरन, यह काफ़ी है किसी भी उत्पादन केंद्र को पहचानने के लिए। तो इस तरह से उत्पादन केंद्रों की पहचान आसानी से किए जा सकते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक जगहों पर उत्पादन केंद्र के पहचान किए गए हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है उनका संपर्क बहुत दूर के क्षेत्रों से था। वह कैसे था, ऐसा है कि वो कच्चे माल भी बहुत दूर के क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। बहुत से ऐसे कच्चे माल थे जो अफ़गानिस्तान से लाए जाते थे, कुछ कच्चे माल जो है वह कर्नाटक से लाए जाते थे, कुछ कच्चे माल जो है अफ़गानिस्तान से, इधर बलूचिस्तान से, और यहाँ तक आपको आश्चर्य होगा कि हड़प्पा सभ्यता में ओमान के तांबे भी मिले हैं, ओमानी तांबे हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में बहुत दूर के क्षेत्रों से सामान लाए जाते थे और लाने के लिए संभवतः उनके पास गाड़ी बैल हुआ करता था। दूसरा कोई परिवहन का साधन यदि था तो वह था नाव से वह दूर के क्षेत्रों से सामान को लाते रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि आखिर वह कौन सा प्रमाण है जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संपर्क काफ़ी दूर के क्षेत्र के लोगों से था। उसको हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्रमाण है जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संपर्क दूर के क्षेत्रों से था। दूर के क्षेत्रों से संपर्क। हम कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संपर्क काफ़ी दूर के क्षेत्रों से था? देखिए, सिंधु घाटी में एक तरह के बर्तन बनाए जाते थे, उसका नाम था मर्तबान। एक तरह के जो है ना वो बर्तन होते थे मिट्टी के, जिसके बाहर काली मिट्टी का एक परत चढ़ाया जाता था।
उस परत को चढ़ाने के बाद जो है कोई भी पदार्थ उसमें रखने के बाद रिश्ता नहीं था। मिट्टी के बर्तन में कोई भी द्रव पदार्थ रखने के बाद वह रिश्ता है। यदि पानी भर देते हैं आप घड़ा में मिट्टी के, तो थोड़ा थोड़ा सा रिश्ता रहता है और वह घड़ा को ठंडा रखता है। लेकिन मर्तबान जो बनाए गए थे वह काली मिट्टी का उस पर लेप लगाया गया था इस तरीके से कि कोई भी पदार्थ उसमें रखने के बाद रिश्ता नहीं था। संभवतः कीमती पदार्थों को रखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। यह हड़प्पा सभ्यता में बनाए जाते थे और हड़प्पा सभ्यता में बने हुए इस मर्तबान पर हड़प्पा सभ्यता की अपनी एक लिपि थी, उस पर कुछ लिखा भी जाता था। अब यह मर्तबान ओमान से प्राप्त किया गया है। ओमान में इस तरह की मिट्टी नहीं है जहाँ की इस तरह के मर्तबान बनाए जा सके। वह हड़प्पा सभ्यता के बने हुए मर्तबान ओमान से प्राप्त किया गया है। फिर ओमान के तांबे हड़प्पा में पाए गए हैं। ओमानी तांबे का अवशेष हड़प्पा में मिलना, हड़प्पा के मर्तबान का ओमान में मिलना, फिर जो है नाव के चित्र भी मिले हैं। तो यह संभव है कि नाव से लोग ओमान क्षेत्रों से संपर्क रखते थे और परिवहन होता था, व्यापार होता था। यहाँ के सामान जो है हस्तशिल्प के सामान संभवतः ओमान में जाकर बेचे जाते थे। ओमान से कुछ कीमती धातुएं संभवतः लाए जाते थे, क्योंकि ओमान का तांबा हड़प्पा सभ्यता में मिलना और हड़प्पा सभ्यता का मर्तबान ओमान में मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संपर्क दूर के क्षेत्र के लोगों से था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संपर्क दूर के क्षेत्रों से था। इसका कौन कौन सा प्रमाण हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता में बना मर्तबान जो है एक प्रकार के मिट्टी का बर्तन होता है। हड़प्पा सभ्यता में बना मर्तबान ओमान में मिला है। कहाँ मिला है? ओमान। उधर दिखेगा आपको कि नहीं? इधर लिख देता हूँ। ओमान में मिला है। हड़प्पा सभ्यता में बना हुआ मर्तबान ओमान में मिला है और ओमानी तांबा हड़प्पा में मिला है। ओमान का बना हुआ मतलब ओमान में जैसा तांबा होता है, ओमानी तांबा जो है कहाँ मिला है? हड़प्पा में मिला है। तो ओमानी तांबे का हड़प्पा में मिलना, ओमानी तांबे का हड़प्पा में मिलना और हड़प्पा के सभ्यता के मर्तबान का ओमान में मिलना इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों के लोगों से संपर्क थे। साथ ही नाव के चित्र भी मिले हैं। कुछ स्थानों पर जो है नाव का चित्र मिला है। तो नाव का चित्र मिलना भी इस ओर इशारा करता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संपर्क दूर के क्षेत्रों से रहा होगा। और इसके बाद हम चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी, इस पर हम चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुहरे भी बनाए जाते थे। मोहर क्या होता है पहले आप इसको जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में मोहर बनाए जाते थे। किसी चीज़ को सील करने का उस पर मोहर लगाया जाता है कहीं दूर के क्षेत्रों को भेजने के लिए, और मोहर यदि सुरक्षित पहुंचता है तो पता चलता है कि वो वस्तु सही सलामत पहुंच गया है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। और इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब उत्पादक खुद ही कोई सामान को लेकर कहीं नहीं जाता है, बल्कि वह सील करके दूसरों के माध्यम से भेजता है। यदि उत्पादक किसी वस्तु को खुद ही लेकर कहीं जाता है तो उसको सील करने की ज़रूरत नहीं होती है, इस प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है कि वह सुरक्षित है, क्योंकि उत्पादनकर्ता खुद ही उत्पादन करके ले जाता है।
लेकिन जब उत्पादनकर्ता दूसरों के द्वारा उस वस्तु को कहीं दूर के क्षेत्रों में भेजते हैं तो उन्हें सील करना और मोहर लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि वस्तु सुरक्षित पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो मोहरे क्यों बनाए जाते थे आप समझ गए, व्यापार के सुविधा के लिए, ताकि वस्तुएं सुरक्षित पहुंचे या नहीं पहुंचे इसका प्रमाण मोहर होता था। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि देखेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की लिपि देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। लिपि आप जानते हैं, लिपि जो है जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं क ख ग घ ये लिखते हैं ना, ये देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी लिखते हैं हम लोग ABCD से लिखते हैं, यह रोमन लिपि है। इस तरह से जो है बहुत सारी लिपियां होती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जिस लिपि का प्रयोग लोग लिखने के लिए करते थे वह लिपि जो है चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, चित्रात्मक। चित्रात्मक लिपि से मतलब होता है कि चित्रों के द्वारा लिखा जाता था। जैसे कि चिड़िया लिखना है तो उसके लिए एक विशेष चित्र होते थे, घर लिखना है तो उसके लिए विशेष चित्र होते थे, सड़क लिखना है तो उसके लिए विशेष चित्र होते थे। ठीक वैसे ही जैसे कि आप सड़क में चलते हुए देखते होंगे कि जहाँ पेट्रोल पंप है तो वहाँ एक तरह का चित्र होता है जिसको देख के आप समझ जाते हैं पेट्रोल पंप है। कहीं पर हॉस्पिटल होता है तो एक बेड का चित्र बना हुआ होता है सड़क किनारे, जिसको देख के हम समझ जाते हैं कि हॉस्पिटल है। या जहाँ स्कूल होता है वहाँ दौड़ते हुए एक बच्चा का और क्रॉस का चिन्ह लगा होता है, जिसको देखकर सड़क पर चलने वाले समझ जाते हैं कि यहाँ स्कूल है। तो इस तरह के सांकेतिक लिपि का प्रयोग अपने यहाँ इसलिए किया जाता है कि हमारे देश में बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। सभी लोग सभी भाषाओं को नहीं समझते हैं। यदि हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, अरबी में लिख भी दिया जाए तो मलयाली लोग नहीं पढ़ पाएंगे। यदि मलयाली में भी लिख दिया जाए तो फिर तमिल लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तमिल में लिख दिया जाए तो फिर जो है असमी पढ़ने वाले लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए चित्रों का प्रयोग हम लोग करते हैं और चित्र सब जगह एक जैसे हैं जिसको सब लोग आसानी से पढ़कर समझ जाते हैं। तो कुछ इसी तरह के चित्रों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था और चित्रों के सहारे लिखा जाता था। एक विशेष तरह के चित्र लिख दिए गए तो उसका मतलब सड़क हो गया, विशेष तरह के चित्र लिख दिए उसका मतलब घर हो गया। इस तरह से हर चित्रों का कुछ अलग अलग अर्थ होता रहा होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो चिन्ह मिले हैं उनके लिखावट में वह 375 से लेकर 400 तक है। अब कोई भी लिपि में इतना अधिक वर्ण नहीं हो सकते। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 26 A से Z तक। इस तरह से हिंदी में भी कम ही है, उर्दू में भी कम है। 375 से 400 तरह के चिन्ह होना यह इस बात की ओर इशारा करता है कि वह चित्रों से ही लिखा करते थे। उनकी कोई लिपि जो है अक्षर वाली लिपि जैसे कि रोमन लिपि है या देवनागरी लिपि है, इस तरह के नहीं होते थे। तो उनके लिपियों की विशेषता हम देख लिए। अब जो है इस सभ्यता के विषय में और भी बहुत कुछ पढ़ना है आपको, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम 2-3 भाग में बनाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो आप पूरा देख नहीं पाएंगे और देखने में थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। इसलिए आज के क्लास में हम इसको इतना ही पर समाप्त करते हैं और फिर आगे के क्लास में आप लोग देखेंगे।